वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की। और आज हम प्रिसाइसली बात करेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। मेरी सब्सिक्वेंट वीडियोस में आप डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स भी देख पाएंगे। नाउ द फूड दैट वी कंज्यूम, डाइटरी फूड, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स में। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, सोल्यूबल होते हैं और इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। For example, we have our minerals, vitamins, simple sugars, monosaccharides, amino acids and water. ये सारे के सारे across the plasma membrane easily diffuse हो जाते हैं। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बिकॉज उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो दे हैव टू बी रिड्यूस्ड, दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर डिफ्यूजिबल फॉर्म्स, राइट? ऐसे कंपोनेंट्स क्या हैं? द प्रोटीन्स, वी हैव पॉलीसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। अब मैं जब ये अक्सर टॉपिक पढ़ाती हूँ तो बच्चे मुझे बड़ा वियर्ड सा स्टर्न लुक देते हैं कि मैडम, प्रोटीन समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट समझ में आया, फैट्स भी समझ में आया, न्यूक्लिक एसिड्स? तो अरे बच्चों, जब आप प्लांट्स खाते हैं या एनिमल प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो आप क्या खा रहे हैं? आप प्लांट सेल खा रहे हैं या एनिमल सेल कंज्यूम कर रहे हैं? तो सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं एंड क्रोमोसोम्स में डीएनए है। So it makes sense. How do we consume nucleic acids? Right. Now, both these components, micromolecules and macromolecules, ये एक फूड के components हैं और as such हम food कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं एंड द न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। हम फूड को एज सच कंज्यूम कर रहे हैं एंड द फूड इज ब्रोकन डाउन, इट इज डाइजेस्टेड विद इन आवर बॉडी। So it is the holozoic mode of nutrition. Further, जो human being के अंदर न्यूट्रिशन जो है that is intercellular या हम कहें extracellular, ये आउटसाइड द सेल हो रहा है, इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन द गट, इन द एलिमेंट्री कैनाल के ल्यूमन के अंदर। इसको कैसे समझेंगे? जो ल्यूमन है हमारा, इट्स लाइक अ ट्यूब, इट्स अ हॉलो ट्यूब। अब वो जो ट्यूब का इनर सरफेस है दैट इज लाइंड बाय सेल्स। तो जो खाना है वो सेल्स के बीच में है, दो सेल्स के बीच में है। ये सेल्स डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं आउटसाइड द मीडियम। वहां पे एंजाइम्स इन कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करती है इनटू सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म एंड देन दे आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द सेल। इसीलिए जो हमारे अंदर डाइजेशन है दैट इज इंटरसेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर। तो चलिए देखते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो हम कंज्यूम करते हैं, वी ऑब्टेन देम फ्रॉम प्लांट्स। जनरली वो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, like starch, the glycogen, which is the animal starch, and cellulose. Cellulose is the component of the dietary fiber. Okay. Then we may also take carbohydrates in the form of disaccharides like maltose. Now, what is maltose? जो germinating seeds होते हैं, जब seeds अंकुरित हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो sugar present होता है, that is called as maltose. Sucrose, it is the table sugar, जो चीनी गुड़ आप खाते हैं उसके अंदर it is the sucrose, and lactose is the sugar present in the milk. मोनोसैक्राइड फॉर्म में भी हम ले सकते हैं in the form of glucose and fructose. So primarily जो हम carbohydrates dietary food में consume करते हैं, most of it is in the form is the polysaccharidic form and the disaccharidic form. Now the digestion, when we digest it, what we mean by it is it's a catabolic process where the complex macromolecules, they are broken down into simple diffusible monosaccharidic forms. ये दो तरह से होता है। एक तो by mechanical action, as soon as the food is in the oral cavity, by masticatory activity, by mastication action of the teeth, food breakdown होता है। Further, द केमिकल ब्रेकडाउन जो कि एंजाइम्स की वजह से होता है। अब
जो एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती हैं, इनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रोलेजेस। कार्बोहाइड्रेट को लाइज करने वाली एंजाइम्स, या हम इनको कहते हैं ग्लाइकोसाइडेजेस। अब यहाँ पे समझेंगे, जो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं या जो डाइसेक्राइड्स बनते हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स, ये आप सभी जानते हैं। मोनोसेक्राइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं टू फॉर्म ऑलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड, तो उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और जब ये बॉन्ड बनता है तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, राइट। तो अगर हमें इस बॉन्ड को तोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, हम वाटर ऐड करेंगे। तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? बाय हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़े, उन एंजाइम्स को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडेजेस या कार्बोहाइड्रोलेजेस। दे आर आल्सो कॉल्ड एज अमाइलोलिटिक एंजाइम्स। अब इसे समझते हैं। देखिए, हम फूड प्राइमरीली ले रहे हैं स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, वन इज अमाइलोज, द अदर वन इज अमाइलोपेक्टिन, जो कि पॉलीमर है ग्लूकोज का। तो जब हमें अमाइलोज को या अमाइलोपेक्टिन को ब्रेक डाउन करना है, तो जो एंजाइम्स हैं उनको हम कहते हैं अमाइलोलिटिक एंजाइम्स। नाउ इफ वी सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एंजाइम्स इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, तो फूड इज टेकन इन द बकल कैविटी। वहां पे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है अल्फा सलाइवरी अमाइलेज। स्टमक में एज सच देयर आर नो कार्बोहाइड्रोलेजेस। पैंक्रियाज में देयर इज अनदर एंजाइम व्हिच इज पैंक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास सारी डाइसेकेराइडेजेस हैं। आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं हर एक पार्ट में एक्शन ऑफ एंजाइम्स, द केमिकल ब्रेकडाउन। ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुरू हो जाता है। जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, वो दो फेजेस में चलता है। वन इज द सेफेलिक फेज, द अदर वन इज द बकल फेज। अब ये सेफेलिक फेज क्या है? दिस इज बेसिकली अ सेंसरी रिफ्लेक्स फेज, जब खाना एक्चुअली माउथ में नहीं है, बट सपोजिटली आप खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो जस्ट द थॉट ऑफ द फूड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज जूसेस। आपके सामने टीवी पे बढ़िया बढ़िया ऐड चल रही है, बर्गर की ऐड चल रही है, पिज्जा की ऐड चल रही है, और आपके मुंह में वाटरिंग शुरू हो जाए जस्ट बाय द साइट। आप पढ़ रहे हैं, आपकी मम्मी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट सा राजमा चावल बना रही है, आपको अरोमा आ रहा है उसका, और आपका जो जो स्मेल की वजह से आपके ग्लैंड स्टिमुलेट हो रहे हैं, राइट। खाने की बातें सुन सुन के आपके दोस्त बात कर रहे हैं, हम पार्टी में गए, हमने ये खाया, हमने वो खाया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दोस सेंसरी रिफ्लेक्सेस, जब आप की बकल कैविटी के अंदर जूसेस सिक्रेट होने लग जाएं, सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएं, तो दैट इज कॉल्ड एज द सेफेलिक फेज। Buccal phase is when the food is actually into the mouth, right? तो उस टाइम पे जो salivary glands हैं, they get stimulated and they start releasing saliva. हमारी buccal cavity के अंदर 3 pairs of salivary glands हैं, जिसमें सबसे largest gland है parotid gland. It is present where? It is present just below the ear pinna. दूसरा gland है sublingual gland, which is present below the tongue. And the third is submandibular या submaxillary gland भी बोलते हैं इसको, which is present here at the jaw. और इनकी डक्ट्स खुलती हैं ओरल कैविटी के अंदर, और वो रिलीज करते हैं द जूस which is called as saliva. इस सलाइवा के अंदर 99% वाटर है. There are certain minerals like chloride ions, sodium potassium ions, bicarbonate ions, and phosphates of calcium, magnesium. There are certain organic compounds like mucin. इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टायलिन भी कहते हैं. यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चे, यहाँ पे पी साइलेंट है, सो वी प्रोनाउंस इट एज टायलिन. एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम. जो फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो उसको भी किल करने के लिए यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट है लाइसोजाइम. अब बात करते हैं इन आयंस के रोल के बारे में. जो क्लोराइड आयन है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टू
activate to enhance the activity, enzymatic activity of salivary amylase. Further, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं, जो फूड में कोई भी एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं बाइकार्बोनेट आयंस, एंड क्लोराइड आयंस आल्सो हेल्प इन दी मेक द salivary amylase एक्टिव, जो कि बेसिक पीएच पे काम करती है, which is contributed by the बाइकार्बोनेट आयंस. सोडियम और पोटेशियम आयंस जो हैं वो एक पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, एंड प्रिसाइजली पोटेशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सलाइवा के अंदर कंपैरेटिवली हाई होती है एज कंपेयर टू द सोडियम. फर्दर, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन मेंटेनिंग द ओरल हेल्थ. जो डेंटल कैरीज हैं उनकी डेवलपमेंट में ये प्रिवेंशन का रोल करते हैं. So if we see that we consume food primarily in the form of starch or glycogen, उसके ऊपर salivary amylase act करती है and इसको break down करती है into dextrins, which are further broken down into oligodisaccharides, maltose, isomaltose and limit dextrins. Limit dextrins भी disaccharides ही हैं. Now, because of the short time that the food stays in our oral cavity, I am very sorry that text here is थोड़ा सा ये कट रहा है because of my video being displayed here, but आप इसको बाद में देख सकते हैं. क्योंकि खाना माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर बहुत कम टाइम के लिए रहता है, तो जस्ट 5% ऑफ स्टार्च इज बीइंग हाइड्रोलाइज्ड हियर, राइट. बट जो खाना का जो डाइजेशन है, इट continues as it moves through the esophagus to the stomach. ये जो फूड जब पास कर रहा है esophagus से and when it reaches the stomach, तो stomach में भी gastric phase initiate होता है, and this gastric phase, it stimulates the gastric glands to start releasing HCl. So HCl धीरे धीरे जब तक बढ़ेगा एंड फेयरली एसिडिक मीडियम होगा, तब तक जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट होता रहेगा. एंड यूजुअली इट टेक्स अराउंड 30 minutes for a substantial amount of HCl to be secreted in the stomach. उतने टाइम तक जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो हमारी स्टमक में चलता रहता है. That is why we say that by the time the food is in the stomach, nearly 30 to 40% of starch is being hydrolyzed. अब यहाँ पे जो लिटरेचर है आपकी बुक्स में जनरली लिखा होता है कि ओरल कैविटी के अंदर 30 to 40% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड. कई बार नीट में क्वेश्चन भी आ जाता है, बट जो रीसेंट लिटरेचर है जिसका मैंने रेफरेंस यहाँ पे कोट भी किया हुआ है, यू कैन रीड दिस लिटरेचर ऑन गूगल, ये कहता है कि 5% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन द माउथ, एंड जो बाकी का जो डाइजेशन है ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, वो जैसे फूड इसोफेगस से पास कर रहा है और तकरीबन आधा घंटा जब तक वो स्टमक में है, फूड का डाइजेशन कंटिन्यू रहता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ salivary amylase. तो आप इसको लिख सकते हैं कि 30 to 40% इज डाइजेस्टेड इनटू द ओरल कैविटी, बिकॉज हम प्रिज्यूम करते हैं कि हम ओरल कैविटी में ये पूरा का जो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से पहले का जो टाइम पीरियड है हम उसको पूरे को एक साथ लेके we are quoting 30 to 40% in the oral cavity, because मेन जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट का वो माउथ में शुरू हो गया है, और स्टमक में वी कैन से इट इज नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज बीइंग डाइजेस्टेड. एज सच स्टमक के अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं है, तो जब तक salivary amylase न्यूट्रलाइज नहीं होगा वो अपना एक्शन करता रहेगा. नाउ when the food it comes into the small intestine, it receives 3 important juices. Liver से bile juice आ रहा है, ठीक है, which is rich in bicarbonate ions. जो bile है उसके अंदर किसी भी तरह की enzymes नहीं है किसी भी तरह के food component को digest करने के लिए. Bile ना आपका carbohydrate digest करता है, neither does it digest the proteins. Another secretion in the small intestine is through the pancreas, which is pancreatic juice. Highly basic, pH 8.8 है. इसके अंदर एक बड़ा important enzyme है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए, pancreatic amylase. इसकी composition जो है it is quite similar to the salivary amylase,
बट इट्स की एंजाइम एक्टिविटी सिलाइवरी अमाइलेज से कहीं ज्यादा है। तो जो रिमेनिंग 70% ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन था इन द काइम रिसीव्ड फ्रॉम द स्टमक, उसके ऊपर ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज, आइसोमाल्टोज एंड लिमिट एक्सट्रेंस। ठीक है। इंटेस्टिनल जूस के अंदर अगेन विच इज हाईली बेसिक, इसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेजेस हैं, मेनली दे आर डाइसेकेराइडेजेस। इसके अलावा देयर इज आल्सो ट्रेस अमाउंट ऑफ इंटेस्टिनल अमाइलेज। ये तो मेजरली जो भी एंजाइम्स हैं वो डाइसेकेराइडेजेस हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी कार्बोहाइड्रोलेजेस हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, ये एक्टिव होती हैं और एक्ट करती हैं बेसिक पीएच पे, अल्कलाइन पीएच पे। तो जो एसिडिक काइम आ रहा था स्टमक से, जिसका पीएच वाज अराउंड 1.8, तो व्हेन इट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं ये सारी एक्टिव हो, उसके लिए the acidic pH has to be made alkaline, which is basically done by the bicarbonate ions contributed by primarily bile from the liver, and also pancreatic juice में भी bicarbonate ions होते हैं जो कि acidic काइम को alkaline बना देते हैं और जो intestinal जूस में जो भी एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। तो इंटेस्टिनल जूस में तकरीबन मेजरली यहाँ पे अब हमारा 70 to 80% का स्टार्च हैज बीन डाइजेस्टेड। जो ट्रेस अमाउंट में स्टार्च रह गया, अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, वो ये जो इंटेस्टिनल अमाइलेज जो बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, वो इनको कन्वर्ट कर देंगी इनटू the oligosaccharides, maltose, isomaltose, and limit extremes. Now we have all the polysaccharides in the intestine in the form of oligosaccharides. Maltase एक्ट करेगी माल्टोज के ऊपर और उसको ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन करेगी. Isomaltase will reduce isomaltose into glucose. Likewise, limit dextranase will also reduce limit dextrins to glucose. Lactose, the milk sugar, इसके ऊपर लैक्टेज एंजाइम एक्ट करेगी एंड इसको रिड्यूस करेगी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में. बच्चे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूंगी, आप इसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज भी लिख सकते हैं, बट आई जनरली एडवाइज माय स्टूडेंट्स कि वो ये प्रैक्टिस बना लें कि लैक्टोज के केस में पहले गैलेक्टोज को लिखें और ग्लूकोज को लिखें, बिकॉज जब आप लैक्टेज का बायोकेमिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं लैक्टोज का, तो हम बॉन्डिंग दिखाते हैं, राइट तो जो बॉन्डिंग है दैट कम्स वेरी अप्रोप्रिएट अगर आप गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे एंड ग्लूकोज का बाद में बनाएंगे. सो दिस प्रैक्टिस यू कैन ऑलवेज फॉलो हियर ऑल्सो. लाइकवाइज सुक्रोज जो है टेबल शुगर, उस पे सुक्रेज एंजाइम एक्ट करेगी जिसको हम इन्वर्टेज भी बोलते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमनली यूज्ड नॉमेनक्लेचर है एंड इट विल कन्वर्ट it into glucose and fructose. So if we see here, small intestine के अंदर the entire polysaccharides and all sorts of disaccharides that we consume in our diet has been reduced into the monosaccharides, which are now very easily diffusible. We have all sorts of monosaccharidic sugars, primarily glucose, galactose and fructose. ठीक है. अब ये सारी की सारी सिंपल मोनोसेक्राइडिक शुगर्स हैं which can now easily diffuse across the plasma membrane of the enterocytes. यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज है नोट करने की, जो कि लिटरेचर कहता है कि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, वी जनरली टेल द स्टूडेंट्स कि ये जितनी भी एंजाइम्स हैं ये इंटेस्टिनल ल्यूमन के अंदर सिक्रीट हो रही हैं, बट एक्चुअली देखा गया है कि जो भी डाइसेकेराइडेजेस हैं, कौन सी डाइसेकेराइडेजेस हैं, ये सारी, and likewise dipeptidases also, which I will discuss again when I take digestion of proteins. ये इंटेस्टिनल ल्यूमन में नहीं रिलीज होती हैं. ठीक है. ये जो डाइसेकेराइडेजेस हैं दे रिमेन बाउंड टू द मेम्ब्रेन्स ऑफ माइक्रोविलाई. कई बार कुछ इनमें से डाइसेकेराइड्स म्यूकोजल सेल्स के अंदर, एंटेरोसाइट्स के अंदर भी पाई जाती हैं.
तो जो बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स का डाइजेशन है, that happens within the cell, and the monosaccharides are then released back into the intestinal lumen, और वहां से फिर ये वापस एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, एंड देयर इज अ सपोर्टिंग लिटरेचर फॉर इट। तो अब आपको क्या लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइजेशन है आप कह सकते हैं कि इंट्रासेल्यूलर हुआ मैम, अगर ये जो डायसेक्राइडेजेस हैं ये म्यूकोजल सेल्स के अंदर एक्ट कर रही हैं या उनके मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रही हैं। और शुरू में मैंने स्लाइड में कहा था कि जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, सेल्स के बाहर होता है। तो अब क्या करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर टिक करेंगे कि इंट्रा सेल्यूलर करेंगे। तो यहाँ आंसर आपका यस, इट विल बी एक्स्ट्रा सेल्यूलर। जो ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है। इट इज इंटरसेल्यूलर, दो सेल्स के बीच में होता है, इन द ल्यूमन होता है, राइट। बिकॉज यहाँ पे हम प्रिसाइजली कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही बात करके एक जनरलाइज व्यू पॉइंट नहीं दे सकते। क्लियर? मोस्ट ऑफ द फूड जो है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है, यस इट इज डाइजेस्टेड इन द ल्यूमन, it is just a small fraction of the components which are digested on the membrane. Further, बड़ा important point होता है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन के लिए कि जो डाइजेशन होगा that will be in the food vacuole या in the by the action of lysosomes. यहाँ पे ऐसा कोई एक्शन नहीं है। So we can very much say कि जो डाइजेशन है ह्यूमन बींग्स के अंदर, it is extracellular. इस लाइन से प्लीज कंफ्यूज नहीं होंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, अगेन आई एम्फसाइज, इट इज इंटरसेल्यूलर या एक्स्ट्रासेल्यूलर। नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैक्टोज इंटॉलरेंस का। अमंग मैमल्स केवल ह्यूमन बींग्स ही ऐसे हैं वर्टिब्रेट्स जो कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं इवन इन द एडल्टहुड, राइट। और कोई भी वर्टिब्रेट नहीं है, कोई भी ऐसा मैमल नहीं है जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट कर पाता हो। बट इन सम इंडिविजुअल्स सिक्रीशन ऑफ लैक्टेज जो है वो विद एज डिक्रीज हो जाता है या कई बार स्टॉप भी हो जाता है। ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे कैन नॉट डाइजेस्ट लैक्टोज, वो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो मिल्क में जो शुगर है लैक्टोज उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, एंड दैट disorder it is called as lactose intolerance, that they become intolerant to the sugar present in the milk. In such individuals lactose जो है वो large intestine में जो हमारे symbiotic bacteria हैं वो उस lactose को ferment करते हैं and which results in the production of gases and acids. अब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एसिड और गैस प्रोड्यूस होगा ये डिस्कम्फर्ट तो कॉज करेगा, इट विल कॉज फ्लैटुलेंस, इंटेस्टिनल क्रैम्प्स होंगे, एब्डोमिनल पेन फील होगा एंड इट कैन रिजल्ट इन डायरिया, इट कैन रिजल्ट इन लूज मोशन। ऐसे लोग जो कि मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जिनके अंदर लैक्टोज या तो एब्सेंट है या जिसकी एक्टिविटी कम हो गई है, वो डाइट में मिल्क प्रोडक्ट्स लेंगे, लाइक दे में कंज्यूम योगर्ट या दे में कंज्यूम कर्ड, दही खाएंगे, या वो पनीर का सेवन कर सकते हैं, दे कैन कंज्यूम चीज। योगर्ट के अंदर जो लैक्टोज है वो फर्मेंट हो जाता है इनटू द लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया। कर्ड के अंदर लैक्टोज जो है वो वे में, जो लैक्टोज कर्ड में आप जो पानी देखते हैं वे जो है उसके अंदर लैक्टोज रह जाता है। सो सच products, such dietary products can be, milk products can be consumed by the individuals who are lactose intolerant. Now, we also will focus on digestion of cellulose, क्योंकि शुरू में मैंने स्लाइड में बताया था कि जो हम फूड कंज्यूम करते हैं that is either in the form of starch, primarily in the form of starch, glycogen, and we also consume cellulose which is an important component of our डायट्री इनटेक। फाइबर इसमें बहुत रिच होता है, बट यहाँ पर जो सेल्यूलोज है हमारी बॉडी में वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज।
इसके लिए क्या रीजन है? क्योंकि जब आप सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां जो ग्लूकोज है, ठीक है, इट इज जो वहां पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, दैट इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इज दैट ओके? एंड एज सच बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए, दैट इज बीटा सलाइवरी अमाइलेज, जो कि जनरली प्रेजेंट होता है इन रूमिनेंट्स, ठीक है, टर्माइट्स के अंदर भी होता है, राइट। तो ये जो रूमिनेंट्स वगैरह होते हैं, कट चूइंग मैमल्स जो होते हैं, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर बीटा सलाइवरी अमाइलेज होता है। हमारी बॉडी के अंदर बीटा सलाइवरी अमाइलेज नहीं है। हमारे अंदर क्या है? अल्फा सलाइवरी अमाइलेज है। माउथ में देयर इज अल्फा सलाइवरी अमाइलेज। सो वी कैन नॉट break the glycosidic bonds in the cellulose, we cannot digest cellulose, but हम खाते तो हैं। तो सेल्यूलोज को थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब करने के लिए, राइट, हम क्या करते हैं, वी हैव टू कुक द फूड प्रॉपरली। वो क्या करता है, इस सेल्यूलोज को कुछ हद तक सिंप्लीफाई कर देता है। फर्दर ये देखा गया, अब एक रीसेंट फाइंडिंग है 2021 की, दिस इज अ पेपर in NIH. Humans have intestinal bacteria that degrade the plant cell walls in herbivores. Right? You can visit this paper on PubMed and you can see this paper. ये पेपर क्या कहता है कि जो हॉर्सेस के अंदर जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है, दैट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट प्रेजेंट इन द ह्यूमन, राइट। एंड हॉर्सेस बहुत अच्छे से प्लांट प्रोडक्ट्स को, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। सो इफ वी हैव सिमिलर बैक्टीरिया इन द ह्यूमन, तो ये माना जा रहा है और अब इस पर रिसर्च हो रही है कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट सेल्यूलोज कैन ऑल्सो बी डाइजेस्टेड इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बहुत कम मात्रा में ही सही। फर्दर इसको हेल्प करने के लिए वी ऑब्वियसली हैव टू कुक द फूड वेरी वेल। सो नाउ दिस इज newer area of research where we are looking for opportunities. We are finding the bacteria in our gut जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम एज अ फूड सप्लीमेंट कंज्यूम कर पाए ताकि सेल्यूलोज को आगे डाइजेस्ट कर पाए। कुछ और सप्लीमेंट्स पे अब रिसर्च चल रही है। सो दिस इज अगेन अ न्यू promising research area. So I hope today's lecture was very informative and helpful for you. Thank you all and God bless you.